नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी पर। आज की वीडियो में हम मेवाड़ के इतिहास को देखेंगे। मेवाड़ जो कि राजस्थान के क्षेत्र में एक प्रमुख प्रशासनिक क्षेत्र था, तो उसका इतिहास किस तरह से परिवर्तित हुआ उसे आज हम समझेंगे। हम यह देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत के तहत जब प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित थी, उस समय जो मेवाड़ का इतिहास है वह किस प्रकार से परिवर्तित हुआ, या जो पैरेलल व्यवस्था चल रही थी मेवाड़ के क्षेत्र में वह किस तरह से चल रही थी। इससे पहले हमने इसी क्रम में बंगाल के इतिहास को समझा है, कश्मीर के इतिहास को समझा है, और आज हम मेवाड़ के इतिहास को समझ रहे हैं। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। आइए समझें मेवाड़ के इतिहास को। इस वीडियो के माध्यम से हम क्या समझना चाह रहे हैं। सबसे पहली चीज कि जो स्थानीय शक्तियां हैं वह स्थानीय शक्तियां किस तरह से काम कर रही थी, और जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई तो इन शक्तियों में किस तरह का परिवर्तन हुआ। इसके बेसिस पर हम यह जान पाएंगे कि जब मुगल साम्राज्य स्थापित होगा तो मुगल साम्राज्य के साथ जो स्थानीय शक्तियां हैं वह किस प्रकार से डिटैच्ड या फिर अटैच्ड होंगी। तो एक बेस का काम करेगा मुगल साम्राज्य को समझने के पीछे। तो हम समझे मेवाड़ के इतिहास को। हम कनेक्टिविटी के लिए प्राचीन काल से इसे देख लेते हैं। प्राचीन काल में हम देखते हैं कि जो आपका यह मेवाड़ है यह वांगड़, गुर्जरात्रा और राजपुताना के क्षेत्र का हिस्सा था। माना यह जाता है कि जो मेवाड़ का इतिहास है वह गुहिल वंश से जुड़ा हुआ है, और गुहिल वंश की स्थापना 6वीं शताब्दी में हुई थी। यानी 6वीं शताब्दी में एक वंश स्थापित हुआ गुहिल वंश, और उसी वंश से जो आपका मेवाड़ है वह कनेक्टेड है, या मेवाड़ के जो प्रशासक हैं वह गुहिल वंश से कनेक्टेड है। सबसे फेमस नाम हमको मिलता है मध्यकाल भारत में। इनका जो राजा है, राजा बप्पा रावल, जो कि इनका सबसे फेमस राजा था। 8वीं शताब्दी के आसपास इनका काल हमें दिखता है। यह माना जाता है कि जो बप्पा रावल थे वह मेवाड़ के सबसे महान शासक थे, जिन्होंने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया और मेवाड़ को एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तित किया। तो मेवाड़ का इतिहास अगर हम प्रमुख रूप से देखें तो एक तो कनेक्टेड हो रहा है आपका गुहिल वंश से, उसके बाद यह कनेक्टेड हो रहा है बप्पा रावल से। मतलब सबसे फेमस राजा है बप्पा रावल। वंश जो हमको सबसे पहला मिलेगा वह गुहिल वंश मिलेगा। बप्पा रावल के बाद हम देखते हैं कि उनके जो वंशज हैं वह मेवाड़ पर शासन करते हैं। मेवाड़ लगातार बहुत सारे युद्ध करता है और उसकी सीमाओं में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता रहता है। जो इनके उत्तराधिकारी हैं, किसके? बप्पा रावल के। उनमें हम देखते हैं कुमार प्रथम, महायक्त गुहिल और भोज गुहिल। मतलब कुछ नाम हमको मिलते हैं, लेकिन बहुत प्रभावशाली यह प्रशासक नहीं है। बप्पा रावल सबसे प्रभावशाली हमको दिखते हैं, और बप्पा रावल के विषय में कहा जाता है कि वह बहुत वीर योद्धा, बहुत ताकतवर योद्धा, बहुत प्रभावशाली योद्धा, और पूरी मेवाड़ में शायद ही कोई ऐसा योद्धा हुआ हो जैसा बप्पा रावल थे। तो यह सारा विवरण हमको बप्पा रावल के विषय में मिलता है। तो बप्पा रावल 8वीं शताब्दी के आसपास मेवाड़ में शासन को संभालते हैं। उसके बाद जो उनके उत्तराधिकारी हैं वह हमको दिखते हैं। फिर जब समय आता है 10वीं और 12वीं शताब्दी के मध्य का काल, तो उस समय जो मेवाड़ है वहां पर जो परमार वंश है और जो चौहान वंश है उनका प्रभाव स्थापित हो जाता है। मतलब जिस मेवाड़ पर 10वीं शताब्दी तक गुहिल वंश का प्रभाव था, अब उस पर प्रभाव हो जाएगा परमार वंश का और चौहान वंश का। अब यह मेवाड़ की शक्ति को संभालेंगे। जो आपका परमार वंश है यह मुख्यतः हमको मध्य भारत और दक्षिणी राजस्थान में मिलता है। वहीं जो आपके चौहान है यह अजमेर और रणथंभौर में हमको मिलते हैं। गुहिल वंश कमजोर हो चुका था और इन्होंने शासन व्यवस्था पर अधिकार कर लिया। अब जो आपके गुहिल वंश के हैं राणा हम्मीर, यह हमको दिखते हैं 14वीं शताब्दी के आसपास। अब देखिए बीच बीच के जो प्रशासक परिवर्तित हो रहे हैं उनको हम उतना डिटेल से नहीं देख रहे हैं। क्यों नहीं देख रहे हैं? क्योंकि इससे पहले उसको हमने काफी डिटेल से ऑलरेडी कवर कर लिया है। आज हम मेवाड़ को मध्यकालीन भारत के रेफरेंस से देखेंगे। तो जो प्राचीन भारत में परिवर्तन हुए और जो मध्यकालीन भारत के स्टार्टिंग फेज में परिवर्तन हुए, उन सबको हम डिटेल से कवर कर चुके हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि जब 14वीं शताब्दी का काल आता है तो जो गुहिल वंश है उनके हैं राणा हम्मीर, वह शासन व्यवस्था को संभालते हैं। और उस समय जो दिल्ली सल्तनत है, अब यहाँ आप कनेक्ट करते हुए चलेंगे। दिल्ली सल्तनत में सुल्तान है मोहम्मद बिन तुगलक, और इस मोहम्मद बिन तुगलक को ही हराकर मेवाड़ को स्वतंत्र कराया राणा हम्मीर ने। उसके बाद प्रशासनिक व्यवस्था को संभालेंगे राणा कुंभा। राणा कुंभा सबसे फेमस है। 1433 से 1468 तक इनका शासनकाल हमें दिखता है। इस समय जो मेवाड़ का विकास है वह बहुत तेज गति के साथ होता है। मेवाड़ सांस्कृतिक दृष्टि से, स्थापत्य कला की दृष्टि से, किलों के निर्माण की दृष्टि से एक बहुत शक्तिशाली केंद्र के रूप में उभर कर आता है। फिर आएंगे राणा सांगा 1508 से 1528 तक। इस समय सबसे फेमस चीज क्या होगी? खानवा का युद्ध। यह सबसे ज्यादा इनसे कनेक्टेड है। इसके बाद महाराणा प्रताप 1572 से 1597 तक, जो कि सबसे ज्यादा फेमस है अकबर के खिलाफ
संघर्ष के लिए और इनसे जुड़ा जो युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध 1573 का, ये दो सबसे प्रमुख घटनाएं हैं। एक, अकबर से इनका लगातार संघर्ष चलता रहा। दूसरा, जो हल्दी घाटी का युद्ध है, वह हल्दी घाटी के युद्ध पर भी बहुत सारे विवाद है। इसने इस युद्ध को जीता, इसमें बहुत असमंजस की स्थिति है। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग पक्ष रखते हैं। जब हम मुगल साम्राज्य को पढ़ेंगे तो इसे हम डिटेल से देखेंगे वास्तव में हल्दी घाटी का युद्ध किस प्रकार से हुआ और क्या निर्णय निकला हल्दी घाटी के युद्ध से। तो महाराणा प्रताप मेवाड़ के सबसे फेमस राजा है अंतिम रूप से। अब हम देख लेते हैं कि जो चित्तौड़ है, यानी जो आपका मेवाड़ था, उसका यह केंद्र था चित्तौड़। मेवाड़ पूरा साम्राज्य है, उसका केंद्र है चित्तौड़। चित्तौड़ पर हम देखते हैं कि बार बार हमले किए जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि 1226 ईस्वी में जो आपका इल्तुतमिश है वह आक्रमण करता है चित्तौड़ पर, और इस समय जो चित्तौड़ है या जो मेवाड़ है वहां पर गुहिल वंश के राजा शासन संभाल रहे थे। अब हम चीजों को थोड़ा डिटेल से देखने की कोशिश कर रहे हैं। पीछे हमने देखा कि कितने राजा हैं और उनका क्या क्या शासनकाल है। जो सबसे प्रमुख तथ्य हैं उनसे संबंधित उसे हमने देखा। अब हम उन चीजों को और डिटेल से और डीप डाउन जाके देख रहे हैं। तो हम देखते हैं इल्तुतमिश का आक्रमण 1226 में। इस आक्रमण के बाद हम देखते हैं कि जो इल्तुतमिश है उसका नियंत्रण कुछ क्षेत्रों पर हो जाता है, लेकिन वह नियंत्रण ज्यादा समय तक नहीं रह पाता है और जो मेवाड़ है वह फिर से स्वतंत्र हो जाता है। फिर हम देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण 1303 ईस्वी का। यह आक्रमण बहुत फेमस है, इस पे आपने मूवी भी देखी होगी पद्मावत, वह मूवी इसी आक्रमण से संबंधित है। आक्रमण का कारण क्या है? कई सारे कारण हमको मिलते हैं, लेकिन एक जो सबसे फेमस है जिसको पिक्चर में भी दिखाया गया, रानी पद्मावती की कहानी या रानी पद्मावती की जो सुंदरता है उसके प्रति यह मोहित था और उसके लिए इसने आक्रमण किया था। अब यह जो आपका विवरण है यह काव्यों में ज्यादा प्रभावित है या काव्यों के माध्यम से इसको ज्यादा प्रसारित किया गया है। जब हम इतिहास की पुस्तकों में ढूंढेंगे इसका आंसर यह आक्रमण क्यों हुआ था, तो हम देखते हैं कि जो चित्तौड़ की भूमिका है, यानी जो चित्तौड़ का किला था उसकी जो स्थिति है वह कुछ इस तरह की थी कि अलाउद्दीन ने वहां आक्रमण किया। एक घटनाक्रम हम और देखते हैं कि अलाउद्दीन आक्रमण करता है गुजरात पर, और गुजरात पर आक्रमण करते समय यह मेवाड़ से रास्ता मांगता है कि वह मेवाड़ की भूमि का इस्तेमाल करेगा गुजरात पर आक्रमण करने के लिए, लेकिन मेवाड़ नहीं मानता है। तो जब अलाउद्दीन गुजरात को जीत लेता है उसके बाद बदला लेने के लिए यह मेवाड़ पर आक्रमण करता है। एक चीज यह हो गई। दूसरा एक हमको विवरण मिलता है क्योंकि जो आपका मेवाड़ है वह गुजरात, दिल्ली और दक्षिण भारत के गेट के रूप में काम कर रहा था। यानी अगर अलाउद्दीन खिलजी को गुजरात पर अपना अधिकार बनाए रखना था, दक्षिण भारत में विस्तार करना था और इन सब का नियंत्रण दिल्ली से करना था, तो मेवाड़ को हराया जाना काफी इंपॉर्टेंट था। यह कारण भी हमको दिखता है। तो कई सारे कारण है। रानी पद्मावती की जो कहानी है वह तो हमको दिखती है, लेकिन वह काव्यात्मक रूप से यानी कविताओं में ज्यादा फेमस है। इतिहास की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो अन्य कारण भी हमको दिखते हैं। यह आक्रमण हुआ और इस आक्रमण से जो चित्तौड़ के राजा है, राजा रावल रतन सिंह, वह युद्ध को हार जाते हैं। अब इसमें भी बहुत सारे घटनाक्रम हैं, उनमें हम नहीं जाएंगे, वह बहुत डिटेलिंग है। आपसे ना तो परीक्षाओं में पूछा जाता है और ना ही आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपसे पूछा जाएगा कि इस युद्ध का परिणाम क्या निकला, धोखे से किसने मारा किसको, या किसी अन्य तरह की कोई घटना हुई, उनके विषय में जब तक ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है, हम उसको वेरीफाई नहीं कर पाते हैं, तब तक परीक्षाओं में आपसे नहीं पूछा जाएगा। ज्यादातर परीक्षाओं में क्या पूछा जाता है, स्पेशली इतिहास के विषय में, जो चीजें वेरीफाइड है, यानी अगर किसी पे डिबेट है तो वह प्रश्न इतिहास के नहीं पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो कुल मिलाकर जो यह युद्ध हुआ, इस युद्ध को राजा रावल रतन सिंह हार गए। हारने के बाद जो राजपूत है, कहते हैं कि युद्ध में रावल रतन सिंह पहले मारे गए, उसके बाद जो राजपूत हैं उन राजपूतों ने साका किया। यह शब्द आपको ध्यान रखना होगा कि साका क्या है। साका एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जो योद्धा होते हैं, स्पेशली यह राजपूतों में होता था, तो जो योद्धा होते थे वह अंतिम लड़ाई लड़ते थे, यानी या तो वह युद्ध को जीत जाएंगे या फिर युद्ध के मैदान में ही मारे जाएंगे। तो इस तरह का युद्ध किया राजपूतों ने। वहीं जो स्त्रियां हैं उन स्त्रियों ने क्या किया, जौहर किया, यानी पुरुष साका करते थे और स्त्रियां जो है वह जौहर करती थी, यानी पूरा साम्राज्य मिलकर या तो जीतता था या फिर समाप्त हो जाता था। तो यह व्यवस्था हमको दिखती है। आक्रमण यह हुआ अलाउद्दीन का 1303 ईस्वी में। उसके बाद हम देखते हैं कि जब अलाउद्दीन इस क्षेत्र को जीत लेता है तो जीतने के बाद जो इसका पुत्र है हिज्र खान, उसको इस किले का शासक नियुक्त कर देता है। उसके बाद इसका नाम भी परिवर्तित करता है और उसका नाम रखता है खिज्राबाद। तो खिज्राबाद नाम परिवर्तित कर दिया और चित्तौड़ के किले पर
अधिकार कर लिया। लेकिन अभी भी दिक्कत इसके सामने क्या आएगी कि जो मेवाड़ के अन्य राजपूत हैं, वह राजपूत धीरे धीरे फिर से इकट्ठा होने लगेंगे, और जब वह राजपूत फिर से इकट्ठा होने लगेंगे तो धीरे धीरे जो विद्रोह की स्थिति है वह विद्रोह की स्थिति फिर से बनने लगेगी। और जब विद्रोह की स्थिति फिर से बनने लगेगी तो दिल्ली में बैठा अलाउद्दीन इन विद्रोहों को नहीं दबा पाएगा, तो विद्रोह प्रारंभ हो गए। उसके बाद जब शासन आता है तुगलक वंश का, उस समय हम देखते हैं कि जब खिलजी वंश खत्म हो जाता है, अलाउद्दीन खिलजी का प्रशासन, और उसके बाद जो उसके उत्तराधिकारी हैं वह योग्य नहीं होते हैं, खिलजी वंश समाप्त हो जाता है। खिलजी वंश के बाद आता है तुगलक वंश, और तुगलक वंश का जो राजा है गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक, यह दिल्ली पर शासन करते हैं। और इस दौरान हम देखते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत है उसका अधिकार चित्तौड़ पर कमजोर पड़ने लगता है। मतलब अलाउद्दीन ने चित्तौड़ को जीता। चित्तौड़ को जीतने के बाद जो इसका बेटा है खिज्र खान, उसको वहां का प्रशासक नियुक्त कर दिया, नाम परिवर्तित कर दिया, खिज्राबाद उसका नाम रख दिया। लेकिन जो राजपूत है वह धीरे धीरे संगठित होने लगे, विद्रोह प्रारंभ होने लगे। लेकिन जब तक अलाउद्दीन का शासन था तब तक यह विद्रोह बहुत सफल नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि अलाउद्दीन काफी शक्तिशाली था। लेकिन जब अलाउद्दीन चला जाता है उसके बाद जो खिलजी वंश है वह भी खत्म हो जाता है, तो धीरे धीरे राजपूत अपनी शक्ति बढ़ाते रहेंगे और जो दिल्ली सल्तनत के लोग हैं उनकी शक्ति लगातार कम होती जाएगी। तो पावर का जो शिफ्ट है वह हमको देखने को मिलता है। फिर राजा आते हैं राणा हम्मीर, और राणा हम्मीर बहुत ताकतवर होते हैं। 1326 में यह प्रशासनिक व्यवस्था को संभाल लेते हैं। राणा हम्मीर ने क्या किया, जो चित्तौड़ का किला था उसे फिर से जीत लिया और फिर से गुहिल वंश की स्थापना हुई। राणा हम्मीर ने एक नए वंश की नींव डाली जिसे कहते हैं सिसोदिया वंश। मतलब राणा हम्मीर जुड़े हुए थे किससे? गुहिल वंश से। गुहिलों का ही शासन था पहले चित्तौड़ के किले पर या फिर पूरे मेवाड़ पर। राणा हम्मीर फिर से किले को जीतते हैं और जो गुहिल वंश है उसकी स्थापना कर देते हैं। लेकिन अब यह एक नया वंश भी प्रारंभ करेंगे, सिसोदिया वंश। उस सिसोदिया वंश की नींव किसने रखी? राणा हम्मीर ने। और राणा हम्मीर ने जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसको हरा दिया और हराने के बाद चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लिया। राणा हम्मीर के बाद हम देखें तो इतिहास किस प्रकार से परिवर्तित हुआ, स्पेशली मेवाड़ का। उसके बाद राजा बनते हैं, मतलब राणा हम्मीर के बाद राजा बनते हैं राणा खेता 1364 से 1382 तक। यह राणा हम्मीर के पुत्र होते हैं और इस समय भी जो तुगलक वंश है वह कोशिश करता है कि चित्तौड़ पर फिर से आक्रमण कर ले जाए। लेकिन राणा खेता इस योग्य होते हैं कि वह तुगलक वंश के आक्रमणों को विफल कर देते हैं और अपनी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित किए रहते हैं। इसके बाद राजा बनेंगे राणा लाखा 1382 से 1421 तक। राणा लाखा भी जो मेवाड़ का क्षेत्र है उसको लगातार समृद्ध करते हैं। जो खनिज संसाधन है उनका दोहन करते हैं। जो एकलिंग मंदिर है उसका पुनर्निर्माण करवाते हैं। कुल मिलाकर यह मेवाड़ के सम्मान को बचाए रख पाते हैं और उस पर अपना अधिकार भी बचाए रख पाते हैं। इसके साथ साथ जो पड़ोसी शक्तियां हैं जैसे मालवा और गुजरात, इनके साथ भी इनका संघर्ष होता रहता है। उसके बाद शासक बनेंगे राणा मोकल 1421 से 1433 तक। राणा मोकल ने क्या किया, जो चित्तौड़ है उसको मजबूत करने की कोशिश की। यानी पूरे मेवाड़ के साथ साथ जो चित्तौड़ है, चित्तौड़ एक सेंटर है, मेवाड़ पूरा बड़ा क्षेत्र है, तो उस पूरे क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए राणा मोकल ने बहुत सारे किले बनवाए, बहुत सारे मंदिर भी बनवाए और जो एकलिंग मंदिर है इसके परकोटे का भी निर्माण करवाया। माना, पन्ना ऐसे महान शिल्पकारों को भी इन्होंने संरक्षण दिया। इसके अलावा जो कविराज वाणी विलास हैं और योगेश्वर हैं, इनको भी राजकीय संरक्षण दिया। तो कला का भी विकास हुआ, साहित्य का भी विकास हुआ, साम्राज्य की जो सीमाएं हैं उसका भी विस्तार हुआ, वास्तुकला का भी विस्तार हुआ, क्योंकि कई सारे किले बनवाए गए। लेकिन इस सब के बावजूद भी हम एक चीज देखते हैं कि राणा मोकल की हत्या हो जाती है और इस हत्या में सबसे ज्यादा भूमिका थी मालवा की, जिसके खिलाफ संघर्ष चल रहा था राणा लाखा के समय से ही। उससे पहले भी हमको दिखता है, लेकिन ज्यादा सक्रिय रूप से यह संघर्ष हमको राणा लाखा के समय से दिखता है। तो मालवा का जो सुल्तान है वह साजिश करता है और साजिश करके राणा मोकल की हत्या कर देता है। लेकिन यह हत्या मालवा के लिए बहुत बड़ा संकट बन जाती है। क्यों? क्योंकि अगला जो राजा है राणा कुंभा, यह और ज्यादा शक्तिशाली है और यह जब मेवाड़ को संभालेगा, यानी यह जब मेवाड़ की गद्दी पर बैठेंगे तो मेवाड़ का स्वर्ण युग प्रारंभ हो जाएगा। कैसे देखते हैं। राणा कुंभा शासन पर अधिकार करते हैं अपने पिता की मृत्यु के बाद, जिनकी हत्या कर दी गई थी। 1433 में यह शासन व्यवस्था को संभालते हैं। क्योंकि इनके पिता की हत्या हुई थी
तो उस समय हम देखते हैं कि जो पारिवारिक कलह है या परिवार में जो उत्तराधिकारी को लेकर भेदभाव है, द्वंद हम यहाँ नहीं कहेंगे, भेदभाव कहेंगे, तो जो भेदभाव है। दूसरा जो बाहरी खतरे हैं, जैसे मालवा ने ही इनके पिता की हत्या कर दी, उसके अलावा जो अन्य शक्तियां हैं वह भी अधिकार करने का प्रयास कर रही थी। इनके अपने परिवार के भी जो चचेरे भाई हैं वह भी चाहते थे कि सिंहासन पर उनको अधिकार मिले। तो आंतरिक संघर्ष मतलब साम्राज्य के अंदर से संघर्ष, बाहरी संघर्ष, जो बाहर की शक्तियां हैं वह भी आक्रमण करना चाह रही थी। तो राणा कुंभा इस परिस्थिति में राजा बनते हैं। क्या करते हैं यह 1437 ईस्वी में यह महमूद खिलजी को सबसे पहले हराते हैं। इसके बाद जो मालवा है उसके सुल्तान को भी पराजित करते हैं। तो जो दो बड़े खतरे हैं, एक दिल्ली सल्तनत, दूसरा मालवा, इन दोनों को यह परास्त कर देते हैं। इसके बाद राणा कुंभा जुड़ते हैं गुजरात के साथ, और गुजरात के साथ जुड़कर वह कई सारे युद्धों में भाग लेते हैं। क्यों भाग लेते हैं? क्योंकि वह भी अपनी सीमा बढ़ाना चाह रहे थे। तो गुजरात के साथ मिलकर मेवाड़ अपनी सीमाएं बढ़ा रहा था, और उस समय लीड कौन कर रहा है? राणा कुंभा। इस तरह हम देखते हैं कि जो उत्तर भारत है उसमें राणा कुंभा सबसे शक्तिशाली राजा के रूप में दिखते हैं अपने समय काल में। मतलब उस समय राणा कुंभा जैसा शक्तिशाली राजा उत्तर भारत में हमको नहीं दिखता है। राणा कुंभा मोहम्मद बिन तुगलक से यानी तुगलक वंश से भी लड़ते हैं और लोधी वंश के सुल्तानों से भी लड़ते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद मेवाड़ पर अधिकार बना रहता है राणा कुंभा का, या हम कहें राजपूतों का। अब आप देख रहे होंगे कि अलग अलग टाइम फ्रेम पर अलग अलग शक्तियां मेवाड़ पर आक्रमण कर रही थी, चाहे वह अलाउद्दीन खिलजी का काल हो, चाहे वह महमूद खिलजी का काल हो, चाहे वह तुगलक वंश का काल हो, चाहे वह लोधी वंश का काल हो। हर कोई यह कोशिश कर रहा था, उसके साथ इसमें मालवा भी आप ऐड कर लीजिए। तो हर कोई यह कोशिश कर रहा था कि मेवाड़ पर उसका अधिकार हो जाए। अब ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि जो मेवाड़ की स्थिति थी वह स्थिति इतनी मजबूत थी। एक तो चित्तौड़ का किला जिसको जीता नहीं जा सकता था आसानी से, दूसरा मेवाड़ की जो भौगोलिक स्थिति है वह कुछ इस तरह से थी कि जितने भी व्यापारिक मार्ग हैं मेवाड़ जब चाहता उन पर कंट्रोल कर लेता। तो इस वजह से बार बार प्रयास हो रहे थे कि मेवाड़ पर अधिकार किया जाए। तो राणा कुंभा के समय हम देख पाते हैं कि मेवाड़ स्वतंत्र बना रहता है। राणा कुंभा के साथ एक बहुत बड़ी चीज देखते हैं हम, महमूद खिलजी के साथ जब इनका युद्ध होता है। क्यों किया यह आक्रमण? क्योंकि जो राणा के पिता है उनकी हत्या हुई थी, हमने यह देखा था, और यह हत्या की थी किसने? महपा पनवार ने। और इस महपा पनवार को शरण दी थी किसने? महमूद खिलजी ने। कहा यहाँ तक जाता है कि शायद खिलजी वंश के लोग ही शामिल थे इस पूरे षड्यंत्र के पीछे। हत्या की है महपा पनवार ने, लेकिन पूरी जो योजना बनाई वह योजना शायद खिलजी वंश के लोगों ने बनाई थी, या वह भी इस योजना में शामिल थे। और जब महपा पनवार को महमूद खिलजी ने शरण दे दिया तो राणा कुंभा ने महमूद से कहा कि वह पनवार को उन्हें सौंप दे, क्योंकि वह उनके पिता का हत्यारा है। लेकिन पनवार को सौंपने से खिलजी मना कर देते हैं, और जब मना कर देते हैं तब राणा कुंभा ने युद्ध की घोषणा कर दी। इसके अलावा एक चीज हम और देखते हैं कि जो आपका यह महमूद खिलजी है यह पहले तो हत्या में पार्टिसिपेट करता है, जिसके कुछ साक्ष्य हमको मिलते हैं। उसके बाद जब यह हत्या हो जाती है तो यह कोशिश करता है कि मेवाड़ में अस्थिरता फैला दे, मेवाड़ पर अधिकार कर ले, क्योंकि मेवाड़ पर अधिकार करना इनका टारगेट था। इसीलिए जो शक है कि खिलजी वंश इन्वॉल्व था इस हत्याकांड में वह ज्यादा मजबूत हो जाता है। तो महमूद खिलजी यह कोशिश कर रहा था राणा मोकल सिंह की हत्या के बाद कि मेवाड़ में वह अपना कंट्रोल स्टेब्लिश करे। दूसरा कारण, एक तो शरण दी है, दूसरा हस्तक्षेप भी कर रहा है। इन सारे कारणों से राणा कुंभा महमूद खिलजी पर आक्रमण करते हैं। युद्ध होता है सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में, और इस समय राणा कुंभा इस युद्ध में अपनी वास्तविक ताकत को दिखाते हैं। राणा कुंभा महमूद खिलजी को पराजित करते हैं, और जब महमूद खिलजी को पराजित किया जाता है तो वह भागकर चला जाता है मांडू के किले में। राणा कुंभा मांडू के किले को घेर लेते हैं और अंततः महमूद खिलजी को पकड़ लेते हैं। जब राणा ने मांडू की घेराबंदी की उस समय जो महमूद खिलजी है यह महपा से कहता है कि वह अब उसको सुरक्षित नहीं रख सकता है, उसे मांडू से भाग जाना चाहिए। और महपा करता भी यही है, वह भाग कर चला जाता है गुजरात। लेकिन इन सब में महमूद पकड़ा जाता है। महमूद को पकड़कर राणा कुंभा चित्तौड़ ले आते हैं, और इस विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ या फिर विजय स्तंभ का भी निर्माण करवाते हैं। राणा कुंभा
बाद में इस महमूद खिलजी को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि राणा कुंभा यह नहीं चाहते थे कि दिल्ली सल्तनत से एक लंबे समय तक के लिए उनका बैर हो, एक लंबे समय तक के लिए जो चित्तौड़ है वह एक द्वंद्व का क्षेत्र बने। तो इन सारे कारणों से वह महमूद खिलजी को छोड़ देते हैं। राणा कुंभा न केवल युद्ध करते हैं बल्कि अन्य बहुत भी योगदान करते हैं पूरी राजपूताना में। राणा कुंभा कुंभलगढ़ किले को बनवाते हैं और कुंभलगढ़ किला आज की डेट में भी बहुत फेमस है। यह यूनेस्को की एक साइट है। कुंभलगढ़ के किले के विषय में कहते हैं कि दुनिया में सबसे महान दीवार है चीन की, और उसके बाद जो दूसरी सबसे महान दीवार है या दूसरी सबसे लंबी दीवार है वह कुंभलगढ़ के किले की है। इसके अलावा इन्होंने मेवाड़ के क्षेत्र में कई सारे किलों का निर्माण करवाया, जैन मंदिरों का निर्माण करवाया, कुंभश्याम मंदिर का निर्माण करवाया। इसके अलावा राणा कुंभा साहित्य और संगीत के भी संरक्षक थे। इन्हीं के समय जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं जिन्होंने पद्मावत लिखी है वह उनके दरबार में थे। इसके अलावा संस्कृत भाषा, प्राकृत भाषा, अपभ्रंश भाषा, इन सब में साहित्यिक कार्यों को काफी प्रोत्साहित किया गया राणा कुंभा के दौरान। राणा कुंभा स्वयं भी गणित के, तर्कशास्त्र के, धर्मशास्त्र के, साहित्य संगीत के, इन सब में प्रवीण थे, काफी योग्य थे, काफी प्रतिभा संपन्न थे। राणा कुंभा जयदेव का जो गीत गोविंद है उस पर एक टीका लिखते हैं। उसका नाम क्या है? रसिक प्रिया। तो रसिक प्रिया की रचना किसने की? राणा कुंभा ने। रसिक प्रिया क्या है? जयदेव का जो गीत गोविंद है उस पर यह एक टीका है। इसके अलावा जो एकलिंग महामात्य है उसका जो अंतिम अध्याय है वह भी राणा कुंभा ने ही लिखा था। राणा कुंभा एक अच्छे संगीतकार और एक कुशल वीणावादक भी थे। इसके साथ साथ इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे जैसे संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुप्रबंध। तो यह सारे इनके प्रमुख ग्रंथ हैं जो राणा कुंभा ने लिखे हैं। इसके अलावा राणा कुंभा ने जो पूरा राजपूताना है वह बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। तो जो छोटे टुकड़े हैं जैसे बूदी, कोटा, डूंगरपुर, सारंगपुर, नागौर, इन सब को एक करने का प्रयास किया। इन सब को जोड़कर मेवाड़ साम्राज्य के अधीन ले आए। इसके अलावा जो मेवाड़ की प्रशासनिक व्यवस्था है उसे भी राणा कुंभा ने बहुत मजबूत किया। कृषि को इन्होंने खूब बढ़ावा दिया। जो व्यापार व्यवस्था है उसको भी इन्होंने खूब बढ़ावा दिया और न्याय व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, उन सब पर भी बहुत काम किया। और जो पूरा मेवाड़ है वह एक प्रमुख शक्ति के केंद्र के रूप में विकसित हुआ। मेवाड़ स्थापत्य कला में, आर्थिक व्यवस्था में, प्रशासनिक व्यवस्था में, या कुल मिलाकर हम कहें कि एक कुशल साम्राज्य की या एक योग्य साम्राज्य की जो भी योग्यताएं होती हैं उन सब को पूरा करता हुआ राणा कुंभा के शासनकाल के दौरान हमको दिखने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि राणा कुंभा की मृत्यु हो जाती है, लेकिन इनकी मृत्यु पर भी बहुत सारे विवाद हैं। ऐसे विवाद, इनकी मृत्यु हुई 1468 ईस्वी में, लेकिन कहा यह जाता है इनकी हत्या की गई। और हत्या की किसने? इनका जो पुत्र है राणा उदय सिंह प्रथम, उसी ने यह हत्या की थी ऐसा अनुमान लगाया जाता है। हत्या का कारण क्या है कि एक पिता की हत्या उसके पुत्र ने कर दी। हम देखते हैं कि जो मेवाड़ का क्षेत्र है वह एक तो बड़ी शक्ति का केंद्र है। जो यहाँ की सांस्कृतिक व्यवस्था है वह भी काफी मजबूत है। यानी कुल मिलाकर जो मेवाड़ की आर्थिक स्थिति और प्रशासनिक स्थिति है वह काफी मजबूत हो चुकी थी राणा कुंभा के दौरान। और इस मजबूत स्थिति का लाभ इनके उत्तराधिकारी लेना चाहते थे। कई सारे उत्तराधिकारी थे। इससे क्या होता है, जो राणा कुंभा के पुत्र हैं, क्योंकि कई सारे इनके बेटे हैं, वह आपस में ही लड़ने लगते हैं कि किसे गद्दी पर अधिकार मिले। क्योंकि एक संपन्न राष्ट्र है, उस समय उसे हम राष्ट्र ही कहेंगे या आप राज्य शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस पर अधिकार करने के लिए पारिवारिक द्वंद्व चल रहे हैं। इन सब में सफल होता है राणा उदय सिंह। और यह एक कारण माना जाता है कि राणा उदय सिंह ने ही अपने पिता की हत्या कर दी। एक कहानी के अनुसार उदय सिंह प्रथम ने अपने एक भाई के साथ मिलकर राणा कुंभा को धोखे से गिरा दिया और गिराकर उनकी हत्या कर दी। तो इस तरह से एक वीर गाथा के काल का अंत होता है। राणा कुंभा की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद शासन संभालते हैं राणा उदय सिंह। राणा उदय सिंह 1468 से लेकर 1473 तक शासन करते हैं, लेकिन क्योंकि पारिवारिक समस्याएं पहले से ही चल रही थी तो उनका सामना भी इन्हें करना पड़ता है। इनका शासन काफी संघर्षपूर्ण होता है और परिवार के लोग ही इनसे लड़ते रहते हैं। अंततः 1473 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आप देख रहे होंगे कि कुल मिलाकर 5 वर्ष का शासनकाल है। 1473 में मृत्यु के बाद जो इनके बेटे हैं राणा जगत सिंह प्रथम, वह शासन को संभालते हैं। राणा जगत सिंह प्रथम 1473 से 1509 तक शासन को
चलाते हैं। इस समय जो मेवाड़ की सत्ता है, जहाँ पर आंतरिक विद्रोह प्रारंभ हो चुके थे, स्पेशली पारिवारिक विद्रोह चल रहे थे, उस स्थिति को सुधारने का इन्होंने प्रयास किया। इससे जो मेवाड़ है वह फिर से सांस्कृतिक रूप से और धार्मिक रूप से आगे बढ़ने लगा। इसके बाद शासन संभालेंगे राणा संग्राम सिंह प्रथम 1509 से 1528 तक। जो राणा संग्राम सिंह प्रथम है, इन्हें राणा सांगा भी कहते हैं। अब यह फिर से एक बड़े शक्तिशाली राजा के रूप में हमको दिखते हैं। इन्होंने राजपूतों को एक करने का प्रयास किया सबसे पहले, क्योंकि राजपूत आपस में ही लड़ रहे थे और पारिवारिक कलह भी हम देख रहे हैं। तो उस स्थिति को इन्होंने सबसे पहले परिवर्तित करने का प्रयास किया। उसके बाद अपने साम्राज्य का यह विस्तार करने लगे। उन विस्तारों के दौरान जो मेवाड़ है वह कई सारे क्षेत्रों में युद्ध भी लड़ता है। तो कई सारे आपको प्रतापी राजा मिल रहे होंगे, जैसे सबसे पहले बप्पा रावल। बप्पा रावल जैसा कोई नहीं था। उसके बाद राणा कुंभा, बहुत योग्य। राणा कुंभा के बाद राणा सांगा। राणा सांगा भी बहुत शक्तिशाली, बहुत योग्य, बहुत दूरदर्शी थे। बहुत फेमस राजा हमको मिलते हैं मेवाड़ के क्षेत्र से। राणा सांगा ने कई सारे युद्ध लड़े। कौन सा युद्ध? सबसे पहले खतौली का युद्ध, जो उन्होंने लड़ा था 1517 में इब्राहिम लोदी के खिलाफ। इब्राहिम लोदी को बुरी तरह हराया था। फिर गागरोन का युद्ध 1519 में, यह युद्ध हुआ मालवा के क्षेत्र से। फिर बयाना का युद्ध 1527 में, और इस युद्ध में राणा सांगा ने बाबर को हराया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना होगा आपको, क्योंकि अगला जो युद्ध होगा खानवा का युद्ध 1527 में, इस युद्ध को बाबर जीता था। और जीता क्यों था? क्योंकि राणा सांगा की हत्या हो गई थी, उन्हें जहर देकर किसी ने मार दिया था। तो 21 फरवरी 1527 में बयाना का युद्ध हुआ। राणा सांगा ने बाबर को हरा दिया। फिर 17 मार्च 1527 को युद्ध हुआ और राणा सांगा को इस बार बाबर ने पराजित कर दिया, या हम कहें युद्ध बाबर जीत गया, क्योंकि राणा सांगा की हत्या की गई थी जहर देकर। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो मेवाड़ है अब उस पर मुगल साम्राज्य का अधिकार हो जाता है। बाबर उस क्षेत्र को जीत लेता है। इससे आगे मेवाड़ में किस तरह के परिवर्तन हुए उसे हम देखेंगे जब हम मुगल साम्राज्य को पढ़ेंगे। इस वीडियो में फिलहाल सिर्फ इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।